अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, क्या शहर कराची का कोई वाली वारिस है या नहीं? हम देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में जिस तेजी से जराइम में इजाफा हुआ है, ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने सीरियसली इस शहर के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की हो। चाहे भत्ता हो, चाहे अगवा बराए ताइवान हो, चाहे टारगेट किलिंग हो, इन तमाम जराइम में हमने बेहद इजाफा देखा और लगातार 4 साल से हम इस पर बात भी कर रहे हैं। हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिशें भी की गई हैं, जैसे कि सियासी हल तलाश करने की कोशिश, क्योंकि आप जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट है जो कि सिंध में काम कर रही है। उन्होंने आपस में बैठ के काफ़ी सारी मीटिंग्स की, मुज़ाकरात किए, काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी, नतीजा कुछ नहीं निकला उसका। पुलिस की कैपेसिटी के हवाले से बहुत बातचीत हुई है, प्रोग्राम्स में भी हुई है, उनकी मीटिंग्स में भी हुई है, उससे भी कोई मसाइल हल नहीं हुए। रेंजर्स के इख्तियारात को जो है इजाफा किया गया, उनके इख्तियारात में इजाफी चार्ज दिया गया, उसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं आया। हत्ता कि इंटीरियर मिनिस्टर्स में भी तब्दीली की गई, लेकिन फिर भी कराची के हालात बेहतर होते हुए हमें नहीं नजर आते। नतीजा ये हुआ कि कल एक मरतबा फिर ताजर बरादरी हालात से परेशान होकर उन्होंने आज स्ट्राइक की कॉल दी थी। आज स्ट्राइक हुई और पूरा दिन जो है कराची बंद रहा। इसके बाद 5 बजे उन्होंने अपनी स्ट्राइक कॉल जो है वो वापस ले ली और इस स्ट्राइक में हमने देखा कि दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी शामिल हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, JUIF और दीगर पार्टीज जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया इस स्ट्राइक की कॉल को। कराची शहर का क्या होने जा रहा है? क्या ताजिर वहां पर काम कर सकेंगे? क्या जब कोई शख्स अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको ये गारंटी होगी कि वो वापस बाहिफाजत अपने घर वापस आ जाए? क्या हालात बेहतर होंगे या नहीं, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर साहब ने। आप चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के और कल जो स्ट्राइक की कॉल दी थी कराची में वो आप ही की तरफ से दी गई थी। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें कराची से ज्वाइन करने के लिए। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। आपका इंतजार करें, हम एक्सपेक्ट करें कि आप शो पे जल्दी हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ अतीक मीर साहब मैं आपसे करूंगा। आपने जब कल स्ट्राइक की कॉल दी थी तो आपने ये भी कहा था कि अगर हालात बेहतर नहीं किए गए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया तो मुमकिन है ये स्ट्राइक जो है 3 दिन तक जारी रहेगी। तो फिर किस किस्म की यकीन दहानी आपको करवाई गई कि आज 5 बजे इस स्ट्राइक को वापस लेने का फैसला कर लिया गया? ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि एक स्ट्राइक जिसमें पूरा शहर हिल जाता है, पूरी मैशियत बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करती है, और यकीनन ये हुकूमत के लिए भी इस लिहाज से फ़िक्र अंगेज़ होना चाहिए कि कोई बरादरी यानी खुसूसन ताजिर बरादरी इस हद तक स्टेप क्यों ले लेती है। आखिर उनके साथ ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं और बार बार वो इस किस्म के स्टेप्स क्यों लेती है। मैं बहुत हैरान हुआ कि आज अभी तक जब मैं आपके सामने बैठा हूँ किसी भी हुकूमती ज़िम्मेदार ने, किसी आला ज़िम्मेदार ने राब्ता करके यकीन दहानी नहीं करवाई कि आप लोगों के खदशात दूर हो जाएंगे। और हमने क्या प्लान किया है कि हम आइंदा मार्केटों को सिक्योरिटी दे सकें, ताजरों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, ऐसी कोई यकीन दहानी। इसका मतलब है कि स्ट्राइक की हड़ताल जो आवाज़ है वो शायद मुल्की सतह पर ज़रूर पहुँची लेकिन हुकूमती ऐवानों तक नहीं पहुँच सकी। तो खुदा इनके अच्छा, तो फिर वजह क्या है मुझे बताएं ना। 5 बजे आप लोगों ने स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली, मैंने खुद देखा कि दुकानें भी खुल गई, बसें भी चलना शुरू हो गई। ये फैसला क्यों किया गया? और अगर यकीन दहानी नहीं थी तो आपने तो 3 दिन के स्ट्राइक का कहा था ना। देखिए, स्ट्राइक का मकसद हरगिज़ ताजिरों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता, तिजारत की तबाही नहीं होता। स्ट्राइक मतवज्जो करने के लिए होता है कि अगर हुकूमती एहसास जाग जाए, हुकूमती तवज्जो हासिल हो जाए तो कोई पूछे आके कि आप लोगों को क्या खदशा है, आप लोगों को क्या तकलीफ है, आप लोगों को क्या परेशानी है। तो ये स्ट्राइक मतवज्जो करने के लिए होती है, कोई तिजारत को तबाह करने के लिए नहीं है। ये वजह थी, हमने देखा कि कराची में 20-25 लाख लोग डेली वेजिस के पे काम करते हैं, उनकी मुश्किलात हैं, उनके मसाइल हैं, आम दिनों में भी कारोबार नहीं है। तो हमने 5 बजे जब देखा कि एक कामयाब हड़ताल हो गई और उसको मीडिया ने भी पूरी तरह कवर कर लिया, तो हमने 5 बजे कारोबार खोलने के लिए स्ट्राइक को मुख्तसर कर दिया। मतलब कि मुतवज्जो लोग नहीं हुए, हुकूमत मुतवज्जो नहीं हुई, इसके बावजूद आपने अपनी स्ट्राइक की कॉल जो है वो वापस ले ली, राइट? ये आप कह रहे हैं? देखें, मतवज्जो करने के लिए तो अगले भी 72 घंटे हमने दिए हैं और ये मामला यकीनन मज़ीद आगे तक जा सकता है। अगर मतवज्जो नहीं होती हुकूमत तो यहाँ लेकिन अतीक मीर साहब, ये बात आपकी मुझे समझ नहीं आई ना। देखें, ये भत्ताखोरी तो काफी अरसे से चल रही है, ये टारगेट किलिंग भी कराची में काफी अरसे से हो रही है
और आप मुझे कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का सोचते हुए आपने अपनी स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली, तो आप कोई नए तो नहीं आए ना इस बिजनेस में, ना आपने पहली मर्तबा हड़ताल की कॉल दी है। ये बात तो आपको बखूबी पता है कि जब एक दिन स्ट्राइक होती है तो डेली वेजर्स का नुकसान होता है। ये बात तो कल शाम को भी आपको पता होगी, कमिश्नर से के साथ आपकी मीटिंग भी हुई है, उन्होंने यकीन दहाने का भी करवाई आपको कल, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी। आज आप मुझे कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का नुकसान हो जाता है स्ट्राइक से। देखिए, वो तिफिल तसलियां हैं, वो एक खाना पूरी है, ऐसी मीटिंग्स हमें नहीं चाहिए। वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने भी बहुत मीटिंग्स की, बहुत यकीन दहानियाँ करवाई, लेकिन कुछ सामने अमली तौर पे सामने नहीं आया, कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया कि जिसमें ये नज़र आए कि अब शहर में कोई बेहतरी होने जा रही है। रही बात, आपने कहा कि ये नुकसान आपको नज़र आता है, देखिए ये इंतहा दर्जे का एक अमल है। मैं समझता हूँ कि नुकसान करते हैं, लेकिन हम ये भी तो साथ कहते हैं कि हुकूमत मतवज्जो हो, हमें ऐसा क्यों करना पड़े। एक गुड गवर्नेंस तो ये है कि हमारी स्टेटमेंट पे या हमारे एक लेटर पे जो हम किसी आला जुम्मेदार को लिखें, मतवज्जो हो जाना चाहिए। लेकिन ये बार बार की हड़तालें, बार बार का ये शटर बंद हो जाना, ये हमें भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि हमारा भी एक मुआशी कत्ल है, ये हमारी एक मुआशी खुदसोजी है। तो समझना चाहिए, एक आदमी खुदकुशी की कोशिश करता है, उससे पूछा जाता है कि अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, इसके बाद मैं शर्मिला की तरफ जाना चाह रहा हूं कि कल जब आपने स्ट्राइक की कॉल दी है, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको पुश किया था स्ट्राइक की कॉल देने के लिए, या ये ताजरों का जाती फैसला था? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिवाय हुक्मरान पार्टी के बाकी तमाम पार्टियों ने, तमाम जमातों ने, तमाम तंजीमों ने, जिसमें तिजारती तंजीमें भी थीं, सियासी भी थीं, और ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और दीगर जो लोग भी हमारा भरपूर साथ देकर, इसमें हिस्सा लेकर, इस साथ तो दिया, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मैंने भी देखा है, खबरें चलना शुरू हो गई थी कि आपका साथ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, किसी ने आपको कहा था, किसी ने फोर्स किया कि आप स्ट्राइक करें, या ये ताजरों का, ताजर बरादरी का खुद का फैसला था? ताजरों ने हमेशा खुद कॉल दी है, और कॉल देने के बाद हमने हिमायत के लिए अपीलें की हैं, ठीक है, जिस पर हमें मुस्बत जवाब मिला है। ठीक है, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी तरफ आना चाहूंगा। कोई 6-8 प्रोग्राम तो मैं आपके साथ मेरे ख्याल से कर चुका हूं कराची की सूरत हाल पर। आज भी हालात वही हैं, रोज 6-7-8 लोग जो है वो टारगेट किलिंग का शिकार होते हैं, भत्ता भी चल रहा है, एक्सटॉर्शन भी है, किडनैपिंग में इजाफा हो रहा है। क्या कर रही है शर्मिला फारूकी साहिबा आपकी हुकूमत? कहीं तो हमें दिखाए ना कि बेहतरी है, गवर्नेंस बेहतर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताजिर बरादरी के ख़दशात हैं, उनकी ग्रीवेंसेस हैं, वो काफ़ी हद तक सही हैं। कराची के जो हालात रहे हैं, जिस गेट किलिंग्स होती हैं या भत्ताखोरी वसूल की जाती है और भत्ताखोर माफिया है, ये एक हकीकत है, और ये आज से नहीं है, ये कई सालों से है, कई डेकेड से है। इसमें कमी आती है जब एक हार्ड स्टैंड्स लेती है मौजूदा हुकूमत और कार्रवाई करती है, कमी आती है, फिर कुछ अरसा एक लल होता है, उसके बाद दोबारा से ये एरप्ट होता है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी। इसमें जहाँ तक हुकूमत की कोशिशें हैं और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की कोशिशें हैं, क्योंकि हम एक कोalition गवर्नमेंट से इनके अंदर चला रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी लीड पार्टनर है और हमारे साथ बाकी तमाम लोग कोalition में, जितनी भी जमातें हैं, आप MQM, ANP, फंक्शनल, काफ लीग, तमाम की तमाम हुकूमत के अंदर हैं। अच्छा, अब एक बड़ी मज़ेदार बात यह है शहजाद साहब, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और अतीक मीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे आज की स्ट्राइक समझ नहीं आई, इसलिए कि आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो बेचारा डेली वेजर गरीब आदमी ना, जो सुबह 200, 500, 250 रुपये कमा के रात को घर जाता है, वो तो मारा गया। बच्चे स्कूल नहीं गए, जो मामूली बेचारा मासूम शख्स है वो तो मारा गया। अच्छा, ये जो ताजर लोग हैं, जिनकी दुकानें, जो सेठ लोग हैं, ये दुकानें खोलते ही 1 बजे हैं। ये सुबह जो पूरी दुनिया में एक निज़ाम ज़िंदगी होता है कि सुबह 9 बजे दुकानें खुलती हैं और शाम 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, रोशनी का वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में नहीं होता। 1 बजे दुकानें खुलना शुरू होती हैं, 2 बजे तक पूरी मार्केट खुलती है। इन्होंने करी है, इनका नुकसान नहीं हुआ है। 2 से लेके 5 बजे तक इन्होंने स्ट्राइक की कॉल की, से 4 बजे ये दुकानों में पहुँच गए थे और उन्होंने दुकानें खोलना शुरू कर दी। अब ये मामूल की बात हो गई इनके लिए स्ट्राइक करना। वो कह रहे हैं इंतहा पे जाकर हमें ये फैसला करना पड़ता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि कराची को और पाकिस्तान को स्ट्राइक से डेली वेजर को बहुत नुकसान होता है, लेकिन इंतहा का फैसला है ना। देखिए, कल शेरशाह में आकर मार्केट में आके एक बंदे को हलाक करके चले गए।
तो कौन जिम्मेदार है इसका? और क्यों ना ताजिर अपनी दुकान बंद करे अगर उनकी जान अपनी दुकानों पे जो है वो नहीं महफूज? हाँ देखिए, मैं इस बात को अग्री कर रही हूँ, इस बात का एतराफ़ कर रही हूँ कि कराची में सीरियस सिचुएशंस हैं। मैं बिल्कुल मानती हूँ हमारे मुत्तहदा के एक जो भाई हैं साबिक एमपी, उनके भाई को कल शहीद किया, दूसरा भाई ज़ख्मी है। ये एक हकीकत है कि ये कराची में ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं स्ट्राइक के हवाले से, आपने क्योंकि गुफ्तगू शुरू की, मैं इस पर बात कर रही हूँ। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, इन्होंने अपनी एतराफ़ किया कि रहमान मलिक साहब से लेके वज़ीर आला सिंध, अभी एक हफ़्ता कबल वज़ीर आला सिंध से ताजरों की पूरी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वज़ीर आला सिंध ने उनको यकीन दहानी कराए कि पूरे किए जाएंगे। आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब से इन्होंने, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जी 50 मोबाइलें और दे दें पुलिस की, वो भी उन्होंने दे दी। इस दफ़ा बजट के अंदर अगेन पुलिस के लिए और पुलिस की आर्म्स एंड एम्यूनेशन के लिए अगेन अरबों रुपए करोड़ों रुपए रखे गए हैं और पुलिस को इक्विप किया जा रहा है। ये जहाँ कहते हैं हम चौकी बना देते हैं, ये जहाँ कहते हैं मजीद नफरी बढ़ा देते हैं, रेंजर्स लगी हुई है, तमाम चीज़ें। लेकिन देखें, कुछ जिम्मेदारियाँ माजरत के साथ इन लोगों की भी हैं। ये बड़े सालों से भत्ते देते आए हैं। ये शहजाद आप भी जानते हैं, आप कराची के रहने वाले हैं, मैं भी रहने वाली, ये देते आए हैं। इन्होंने भी भत्ता माफियाज को सपोर्ट किया है। मसला अब ये हो रहा है कि अब छोटे छोटे ग्रुप्स भत्ता माफिया के आ गए हैं। अब ये 2-3 लोगों को भत्ता नहीं दे सकते तो जाहिर बात है कोई भी नहीं दे सकता, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम सामने मतलब आप ये कहना चाह रही है शर्मिला फारूकी साहिबा कि पहले एक ग्रुप था जो कि भत्ता लेता था और अब क्योंकि ग्रुप्स ज्यादा हो गए तो इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो जब एक ग्रुप लेता था तो ये देते थे, बड़े मजे से देते थे, शौक से देते थे। तो वो ग्रुप कौन सा था ये मुझे बता दें। मजे से तो शौक से, देखिए मजे से शौक से तो कोई एक धैला नहीं देता है, ये तो आप बात एक रुपया मजबूरी में देते थे लेकिन दे देते थे, क्योंकि लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, सुन ले, किसकी तरफ इशारा है आपका कि पहले एक ग्रुप था अब काफी मल्टीपल ग्रुप्स हो गए? नहीं, एक सेकंड ठहर जाए, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं, खुदा ना खासा। बात यह कि कराची में ड्रग माफिया भी है, कराची में लैंड माफिया भी है, कराची के अंदर भत्ता माफिया भी है, कराची में टारगेट किलिंग्स भी होते हैं, कराची में बम धमाके भी होते रहे। ये एक हकीकत है शहजाद, आप कराची के रहने वाले, आप और मैं बेहतर समझ सकते हैं कि कराची की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो क्या है, मसला क्या हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि समझ सकता हूं शर्मिला फारूकी साहिबा, और मैं ये बात कह रहा हूं बार बार कि जो 4 साल में हालात रहे हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, ये आपको भी पता है 4 साल में जो बदतरीन हालात रहे, ऐसे हालात शायद कराची में लंबे अरसे तक हमने नहीं देखे थे। सुने, इसलिए कि कराची की आज से 10 साल पहले की जो आबादी है और आज की आबादी में बहुत फर्क है, बेरोजगारी में फर्क है। हमारे यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद आ गई है जो आज जॉब्स की तलाश के अंदर हैं। कराची में क्राइम रेट बढ़ गया है। बड़े बड़े शहरों में अगर आप पूरे दुनिया में देखें तो क्राइम रेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से ये बात कह रही हूँ कि जी क्राइम रेट बढ़ गया है तो बड़ा अच्छी बात हुई है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी, और हम इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं होंगे और नहीं होना चाह रहे हैं। हम कबूल करते हैं कि जिस हद तक हम कामयाब हुए, जिस हद तक हम कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, हम सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। आप देखें आज भी लियारी में हमने मसला महसूस किया तो इतना क्रेडिट हमें दीजिए कि हमने अपने घर से ही कार्रवाई शुरू करी। उसकी हमें बड़ी मलामत हुई हमारे ऊपर, हमें बैकलैश खाना पड़ा, लेकिन बात यह है कि हमने कोई कटी पहाड़ी से या नॉर्थ नाजाबाद से शुरू नहीं करी कार्रवाई। हालांकि मसला हर जगह है। मेरे जिस घर में मैं रहती हूँ, जहाँ मैं आज बैठी हूँ, आप मुझसे ये बातचीत कर रहे हैं, मेरे महल्ले में एक हफ्ता पहले यहाँ पर डकैती हुई। हालांकि यहाँ पर सामने टेलीविजन स्टेशन है, PTV, सामने लियाकत हॉस्पिटल और सिक्योरिटी बड़ी होती है अस्पतालों और TV स्टेशन। अच्छा, मैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ इस तरफ आता हूँ। मैं चाहता हूँ ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूं। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, अपने ही वोटर्स के साथ मिलकर अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आज स्ट्राइक की कॉल को सपोर्ट किया। सुनने में ये अजीब सा नहीं लगता आपको? रोशनी डालेंगे इस पर थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल अजीब सा तो लगता है, और वाकई आपको भी इसलिए अजीब सा लगेगा कि गुज़िश्ता 64 साल से, और यकीनन आपकी उम्र 64 साल तो नहीं है, लेकिन जब से आपने वजूद और आँख खोली है, जब से आप यही देखते हैं कि हुकूमत के इत्यादी हुकूमत की चमचागिरी करते हैं और हुकूमत की हर हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल रिवायत शिकंद किस्म की जमात है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। शेर शाह के जो 13 अफराद बेगुनाह शहीद किए गए और किस तरीके से उनकी गवाहियों को तब्दील कराया गया बज़ोर ताकत, बज़ोर रियासत, वो भी आपके सामने था। और जो कल MKM के MPA के भाई, तो वो बाद में थे, पहले तो वो ताजिर थे जो शेर शाह कबाड़ी मार्केट में गुज़िश्ता 19 साल से कारोबार कर रहे थे, और उस कारोबार में उनको भत्ता ना देने की पादाश में
उनको कत्ल कर दिया गया। जहाँ तक शर्मिला साहिबा ने बहुत सारी बातें की और यकीनन एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको हुकूमत को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है कि आपका ये बिजनेसमैन, चाहे वो फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो, कराची चैम्बर का हो या कराची इत्तेहाद का, मियां अतीक साहब बैठे हैं हमारे सामने, अतीक मीर साहब, ये हों, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो लानत मलामत एडमिनिस्ट्रेशन को की जा रही है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत की, सूबे के चीफ एग्जेक्टिव और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव पर है। मैं हुकूमत के इत्तेहादी होने की हैसियत से बहुत ही हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ शर्मिला साहिबा के तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम डिसीजन मेकर्स को कि कराची अब बिज़नेस कम्युनिटी का खून बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बिज़नेस कम्युनिटी लिंक होती है कश्मीर से, ये लिंक होती है फैसलाबाद से, ये लिंक होती है गोटकी से। अगर इस बिज़नेस कम्युनिटी को एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दें, अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया और ये जो नाम नेहाद ऑपरेशन लियारी में हुआ जिसमें पेशावर का फवाद, सब इंस्पेक्टर फवाद मारा गया, 2 सिपाही मारे गए, पुलिस की ऐसी तैसी हो गई डिमोरलाइजेशन की, आईजी, डीआईजी, डीएसपी, सीआईडी ऐसे बयान देते हैं कि ऐसा लगता है लतीफ़े सुनाते हैं। उनको अपनी वर्दियाँ उतरने का डर है, उनको अपने सस्पेंड होने का डर है। और मैं आपको बता दूं, अगर यही सूरत हाल रही और ताजिरों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो ये पुलिस एक तमाशाई और मदारी जो बंदर तमाशा दिखाते हैं ना डुगडुगी बजाकर, उसमें और पुलिस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा खुदा के वास्ते। और जहाँ तक रेंज तो पुलिस की बात है, 90 की 4 गरियों के पास ऑपरेशन हुआ है। मेरे हल्के में सीआईडी पूरी रात रेड करके लोग उठाती है, कराची के हर इलाके में ऑपरेशन हुआ है। और सबसे पहले ऑपरेशन कटी पहाड़ी से शुरू हुआ है, 124 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बात ये नहीं है कि इसमें यकीनन पीपल्स पार्टी की एज ए पॉलिटिकल पार्टी विश भी होगी, विल भी होगी। हमें सदर पाकिस्तान पर, वजीर आजम पाकिस्तान की हुई विश और विल और रहमान मलिक साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की विश एंड विल पे एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ इस बात करें कि अगर 50 कत्ल के मुकदमात में आप ही की गवर्नमेंट में जिनके सरों की कीमत लगी वो कौन है? क्या उनके सर पे सींग है? क्या वो कोई ऐसा अलादीन का चिराग है कि वो गायब हो जाते हैं? मुझे प्रॉब्लम कहाँ है? ख्वाजा साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद मैं आपसे सवाल भी करूंगा। और जिला ने बार बार बात की कि कोalition गवर्नमेंट है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी इस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो यकीनन इशारा इस तरफ है कि जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आपकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। बैक टू पाकिस्तान आज रात। ख्वाजा इजहार साहब, मैं आपसे ही प्रोग्राम का वापस आगाज करूंगा। मुझे एक बात का जवाब दें। देखिए, ये जो भत्ता है, ये जो एक्सटॉर्शन है या किडनैपिंग है या टारगेट किलिंग है, ये पिछले कई रोज से चल रही है और हम रोज देखते हैं कि 7-8 लोग जो है हलाक कर दिए जाते हैं। कल जो है आपके एक एक्स MPA के भाई को हलाक किया गया, उनके दूसरे भाई को जख्मी किया गया और इसके बाद ये स्ट्राइक की कॉल दी गई। क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कहने पर कल बिजनेस कम्युनिटी ने स्ट्राइक की है? पहली चीज़ देखें शहजाद, एक बात बड़ी क्लियर मैं आपसे अर्ज करूँ, बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन नहीं होते, ये पूरे पाकिस्तान का स्टेक है। और ये अतीक मीर साहब हमारे सामने बैठे हैं, मैंने आपको इतने फोरम्स गिनाए हैं, ये पॉलिटिकल नहीं होते, डी पॉलिटिकल होते। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये फर्ज होता है कि वो इन बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट। मैंने आपको हवाला दिया ना कि पिछले इतने दिन से हालात खराब हैं, जराइम हो रहे हैं, किलिंग हो रही है, लेकिन कोई हड़ताल की कॉल नहीं आई। मेरा ख्याल है आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, हलाक किया गया तो बहुत याददाश्त आपकी कमजोर है, जवाब दे सकता हूं। आपकी बहुत याददाश्त कमजोर है। इससे पहले असेंबली के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया था और ये बिजनेस कम्युनिटी ने रोड पर सिंध असेंबली के सामने प्रोटेस्ट किया था और हमने इनके प्रोटेस्ट के ऊपर इनका साथ दिया। और आपकी याददाश्त के लिए और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये भी बात बताऊं कि 9 दफ़ा ये बिजनेस कम्युनिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है,
पिछले एक हफ्ते से अल्टीमेटम दे रहे हैं। हड़ताल का जिक्र किया वो भाई, तो इससे पहले ये जो आपको याद नहीं है सिंध असेंबली हड़ताल का नहीं है ना, आपकी याददाश्त अच्छी, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है। सवाल करना, हड़ताल कर रहे हैं, बात एक मिनट अतीक मीर साहब, एक मिनट मुझे याद है बिल्कुल, एक मिनट। एमक्यूएम का एमपीए कबाड़ी मार्केट का 19 साल पुराना ताजिर था जिससे 5 लाख रुपए के भत्ते की पर्ची मांगी गई है। नॉर्थ हैदराबाद में ज्वेलर से 2 करोड़ रुपए लिए गए, रहमत श्री वाले से पैसे लिए गए, शेरशाह कबाड़ी मार्केट के 13 लोग थे, उसके नेक्स्ट डे हड़ताल हुई थी, वो एमक्यूएम के कारकुन नहीं थे। क्या ये कसूर है कि एमक्यूएम का कोई कारकुन होगा तो हड़ताल करना बिला जवाज होगा? किस किस्म का आप जर्नलिज्म का सवाल कर रहे हैं? मैं आपकी अप्रोच के ऊपर मुझे गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। एक इंसान मर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी मर रहा है, ना आपको हंसने की जरूरत है, बिजनेस कम्युनिटी का एक नुमाइंदा मर रहा है। आपने सपोर्ट किया था, चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही, आपको फेडरल चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है, आपको अपने चैनल के फुटेज और उसमें गोलियां दिखाई गई हैं, भत्ते की पर्चियां, वो नजर यतीक मीर साहब बैठे, अब आप इनसे बात करें। Don't twist the motive of the business community। मेरी बात तो सुन ले ख्वाजा साहब, अगर मुझे ये गोलियां, ये भत्ते की पर्चियां नजर नहीं आ रही होती तो मैं आज इस वक्त इस पे शो नहीं कर रहा होता। इतना अहमकाना सवाल आपका बनता नहीं ना, इतना अहमकाना सवाल बनता नहीं कि एमपीए के भाई के कत्ल के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी ने हड़ताल की है, तो वो क्या एमक्यूएम की बिजनेस कम्युनिटी है? ये कोई सवाल है करने वाला? अच्छा ठीक है, चले आप इस बहस में मजीद मैं उलझना नहीं चाहता। ये मुझे बताएं अतीक मीर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा ने कहा कि एक अरसे से जो है भत्ता और जराइम होते जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर हम टॉक शोज में देखते हैं, हम आज की बात करते हैं वो 10-20 साल पहले चले जाते हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले 4 साल में भत्ते में इजाफा हुआ है या कमी आई है? और खास तौर पर यह भी बताया जा रहा है, और यहाँ पे इस्लामाबाद में ये बातें भी सुनने को आती हैं कि जब से लियारी ऑपरेशन बंद हुआ है उस वक्त से ये भत्ता मजीद ज्यादा बढ़ गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये बड़ी मासूमाना सी बात है। शर्मिला फारूकी ने जितनी बातें की हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के। या तो दानिस्ता तौर पे वो बात को ट्विस्ट कर रही हैं। देखिए, क्या जुर्म पुराना हो जाए, चलिए मान लेते हैं भत्ता 10 साल से लिया जा रहा है, मान लेते हैं 20 साल से भत्ता रह जाए, मैं ये कहता हूँ कि जुर्म पुराना हो जाए तो क्या उसके खात्मे के लिए कोई कोशिशें नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात, इन्होंने तौहीन की है ताजरों की। इनका कहना यह है कि भत्ता इसलिए भत्ताखोर ज़्यादा हो गए हैं कि ताजिर भत्ता दे देते हैं। ये तो ये भी एतराज़ कर सकती हैं कि मकतूलीन पे एतराज़ कर सके वो कत्ल क्यों हो रहे हैं। तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, आप यही तो हम आपसे तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आपकी हुकूमत से यहीं पर हम अपनी जान और माल का अमान चाहते हैं कि आप ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि हमें जुर्रत हो, हम भत्ताखोरों के खिलाफ हम मुज़ाहमत भी कर सकें, उनके खिलाफ गवाही भी दे सकें। लेकिन कानून तो सिफर हो चुका है। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि ये हमेशा इस किस्म की हड़ताल को सबूताज किया जाता है। देखिए, हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम उस वक्त दिया था जब अगवा बराए तावान से मामला अगवा बराए कत्ल पे चला गया। पर्चियों की जगह गोलियां सीनों पे ताजिर खाने लगे। 3 दिन में 4 ताजिर कत्ल हुए। तो क्या अब भी हड़ताल नहीं बनती? अब भी हुकूमत को मतवज्जो करना हमारा हक नहीं है? अब भी आप उस चीज़ को एतराज़ करें? तो मेरा ख्याल है कि ये इससे जालिम हुकूमत, इससे नाकाम हुकूमत। मेरा एतराज़, आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपका दर्द बिल्कुल बजा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शो भी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये कितना सीरियस इशू है। लेकिन आप खुद इस बात से इत्तेफाक कर चुके हैं कि इन हड़तालों का कोई फायदा नहीं होता, ना माजी में हुआ है, ना आज हुआ है। आपने कहा हुकूमत के कानों में जू नहीं रेंगती और नुकसान होता है डेली वेजेस का, ये आप खुद एतराज कर रहे हैं ना। तमाचा है। अगर हुकूमत शर्म वाली हो, हुकूमत गैरत वाली हो, तो हड़तालें एक बहुत बड़ा तमाचा है। मैं वही तो बात कर रहा हूं अतीक मीर साहब, मैं वही बात कर रहा हूं जो आपने मुझे बताई है इसी प्रोग्राम में कि जू नहीं रेंगती एक हड़ताल से, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना आज किसी ने आपसे राब्ता किया, तो आप खुद ही कंसीड कर रहे हैं कि नुकसान आपका होता है और डेली वेजेस का होता है। छोटे-छोटे तालिब। अच्छा, खैर मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है या सिर्फ ये अफवाहें हैं? बेरोजगारी के खात्मे के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, तो क्या हम भी अब अगले मरहले में खुदकुशियां करना शुरू करते हैं? अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ अफवाहें हैं कि लियारी ऑपरेशन जब हो रहा था तो बिल्कुल जराइम खत्म हो गए थे, भत्ता बिल्कुल खत्म हो गया था, और जैसे ही लियारी ऑपरेशन बंद हुआ भत्ते में फिर इजाफा हो गया, किडनैपिंग में इजाफा हो गया? अफवाहें हैं या हकीकत है? मैं ये नहीं कहता कि लियारी के अंदर तबलीगी जमातें हैं। लियारी के अंदर जहालत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं लोग, और यकीनन जुर्म लियारी में भी है।
लेकिन सिर्फ लियारी ही मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे ना तीक मीर साहब आप। शहर के दीगर इलाके हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इसलिए किसी एक इलाके को मैं यूं मतून नहीं करता, उसको इल्ज़ाम नहीं देता कि उसके अलावा भी जुर्म मौजूद है। और लियारी में ऑपरेशन जो भी हुआ उसकी एक अलग दास्तान है, वो आप सबके सामने। ठीक है, मुझे ये बताएं शर्मिला फारूकी साहिबा, मैंने कुछ प्रोग्राम के आगाज में बताए थे जो आप लोगों ने कोशिशें की हैं, काविशें रही आपकी, पुलिस में तब्दीलियां, रेंजर्स को इजाफी इख्तियार दे देना, सियासी जो है गुफ्तगू हुई, मीटिंग्स हुई, कमिटीज़ बनी, इंटीरियर मिनिस्टर तब्दील हो गए, यही बस हथकंडे थे जो आपने इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा कोई आपके पास सलूशन नहीं है इस मसले का? शहजाद मुझे 2 मिनट दीजिएगा और इंटरप्ट ना करिएगा प्लीज़, बहुत सारी बातों का जवाब देना, मेरा चेन ऑफ थॉट्स ख़राब हो जाता है। पहली बात तो ये है कि अतीक मीर साहब ने बड़ी शोला बयानी से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि जी तौहीन है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तौहीन कौन किसकी कर रहा है, कौन किसको बेवकूफ़ समझ रहा है। बात यह है कि कम टू द पॉइंट ये है कि जब आप एक तवील अरसे से एक नासूर को पालते रहेंगे तो फिर वो नासूर इतना बढ़ जाएगा कि उसको ख़त्म करने के लिए फिर बहुत ज़्यादा काविशों की ज़रूरत होगी और इतनी आसानी से वो ख़त्म नहीं होगा। पिछले कई सालों से लैंड माफिया पे कराची पे काम नहीं हुआ, फिर 2 साल कबल गवर्नर सिंध के गवर्नर हाउस के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब और तमाम कोलिशन पार्टनर्स बैठे, उन्होंने फैसला किया कि नहीं जी अब ये बात हद से बढ़ गई है, माफिया हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गई, इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमने अलग से एक एंटी इंक्रोचमेंट सेल बनाया, कार्रवाई हुई, हलाकतें भी हुई, उसके अंदर पुलिस वाले भी बेचारे मारे गए, लेकिन हमने ज़मीनों को रिकवर किया। एक विल होनी चाहिए, विल आज भी मौजूद है। बात यह है कि आप अभी बात करी ख्वाजा साहब ने कि जी जमीनों को रिकवर किया, फैसल रजा आबदी साहब यहाँ पे कहते फिरते कि वो जमीनों को मैंने रिकवर किया है और ज्यादातर जमीनें जो वो पीपल्स पार्टी के एमएनए से ही बरामद हुई हैं। शहजाद चलें आपकी बात को मैं ले लेती हूँ, मैंने नहीं सुना कि फैसल आबदी ने ऐसी बात की, लेकिन अगर आप कहते हैं तो आई विल टेक इट ऑन योर फेस कि चले ठीक है, अगर रिकवर करी तो मैं यही तो कह रही हूँ, ये भी क्रेडिट दे दीजिए कि अगर आप ये कहते हैं कि एलिजिडली वो पीपल्स पार्टी के लोगों के पास ही, तो हमने अपने लोगों से रिकवर करके तो दी ना भाई, और किसी के पास से रिकवर हुई क्या? इस पूरे शहर के अंदर पीपल्स पार्टी कब्जा ग्रुप है? खुदा के लिए शहजाद, आप कराची के रहने वाले हैं, बराए मेहरबानी मुझे उस तरफ ना ले जाएं जहाँ मैं बहुत सारी बातें कर दूँ। ठीक है, हमारे लोगों में भी कुछ लोग ख़राब होंगे, मैं इस बात का एतराफ़ कर लेती हूँ, फरिश्ते तो किसी भी जमात में नहीं है भाई, लेकिन अगर हमारे लोगों में से हैं तो हमने तो ले ली ना उनसे भी ज़मीनें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और अतीक मीर साहब जो ये गैरत की चीज़, हर चीज़ में आजकल गैरत आ जाती है। मैं तो अतीक मीर साहब से गुजारिश करूँगी कि इस दफ़ा जो लोग हुकूमत के अंदर हैं, जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग कोalition पार्टनर्स, आप समझते हैं कि हुकूमत में गैरत नहीं है, हुकूमत बेकार है, नाकाम है, तो जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में, इनको वोट ना दीजिएगा। 8 महीने बाद इलेक्शंस हैं, किसी और को वोट दीजिएगा, इनको ना दीजिएगा, क्योंकि ये तो सब फेल हो गए ना आपके लिए, कोई और आएगा फिर वो संभाल लेगा। अल्लाह आपका हाफिज है, मैं तो यही कह सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकती। हम जितनी कोशिशें कर सकते हैं हम आज भी कर रहे हैं, और इस कोशिशें सिर्फ पीपल्स पार्टी की नहीं है। अच्छा, यही मेरा सवाल था ना, जिस पर आप तमाम कोलिशन पार्टनर्स क्या मजीद कोशिशें कर सकती हैं, कोई और हल है आपके पास? अच्छा कोई और हल है या नहीं? अच्छा, एक और चीज मुझे बताने दीजिए। आपने कहा कि जी पोस्टिंग ट्रांसफर, पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। अरे भैया, यही पुलिस है हमारे पास, यही 20-25 साल पहले भर्ती हुए थे, और यही आज प्रमोशंस होते आज कोई एसएसपी है, आज कोई डीआईजी है, आज कोई एसएचओ है, ये वही लोग हैं 20 साल पहले जो भर्ती हुए थे भैया। और हम लोग कहाँ से लाएं? यही लोग हैं, इन्हीं से हमने काम लेना है, इन्हीं को हमने इक्विप करना है, इन्हीं को हमने सपोर्ट देनी है। अगर आज हम पुलिस को इतना डिमोरलाइज कर देंगे, जी पुलिस तो बेकार है, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं करेगी भाई। वो भी शहीद होते हैं, पुलिस वाले भी मरे हैं, उनके घर में भी बीवी बच्चे हैं भाई, सिर्फ ताजर नहीं मरे, सिर्फ कोई एमपीएस नहीं मरे हैं, सिर्फ एमपीएस के भाई यहाँ पर नहीं मरे, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, लोग यहाँ पर तमाम लोग मर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाला, चाहे वो कोई एमपी हो, चाहे वो आम शहरी हो, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। और मैं समझती हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक ब्रेक ले लूं पहले। यहाँ पर ये खुशी होती है, ये सुनना हम में से किसी को खुशी नहीं हो रही, क्योंकि जितनी हुकूमत में मैं हूँ उतनी हुकूमत में ख्वाजा साहब भी हैं, हमें खुशी नहीं हो रही यहाँ सुनते हुए कि जी हमें कहा जा रहा है कि हमें को गैरत नहीं है और हमने कोई काम नहीं किया और हम नाकाम है। भाई हमने वापस जाना है, 8 माह बाद हमने इलेक्शन में वापस जाना है और इन्हीं लोगों के पास जाना है, ये फिर फैसला कर देंगे हम कितने कामयाब है कितने नाकाम है। कोई खुशी और उम्मीद करते हैं कि फैसला भी जो है मेरिट पर होगा, क्योंकि मेरिट पे तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं कि 4.5 साल की परफॉर्मेंस पे जो है
कहीं से जस्टिफाइड नहीं है कि कम से कम आपकी पार्टी को जो है वोट दिए जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं आपके सामने और मेरे ख्याल से आप भी इस बात से इख्तिलाफ नहीं करेंगी। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात कराची की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। आज कराची में स्ट्राइक की कॉल दी गई थी, लेकिन इन स्ट्राइक की कॉल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हालात जूं के तू हैं। ख्वाजा इजहार साहब, जो पिक्चर हमें दिखाई है शर्मिला फारूकी साहिबा ने, वो कहती है कि पुलिस यही है जो 20 साल पहले भर्ती हुई थी और इनका कॉन्फिडेंस बहाल करना में बड़ा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ये डिलीवर बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरी बात के दो पॉइंट हैं, एक है सियासी और एक है इंतज़ामी। सियासी मसला ये है कि इस शहर के तमाम ताजिरों ने प्रेसिडेंट से लेकर चीफ मिनिस्टर तक और शायद शर्मिला साहिबा तक भी अपनी बात पहुंचाई, और इस शहर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमती इत्तेहादी है उसने तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर्ड कराया। हमने रेजोल्यूशंस पेश की, हमने वॉकआउट किया, हमने बैकआउट किया, हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोला, हमने नेशनल, सेनेट और प्रोविंशियल तमाम फोरम्स पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। और ताजिरों का जो कि डीपोलिटिसाइज होते हैं, जिनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं आता, उनकी रिजर्वेशन, ग्रीवेंसेस, रिपोर्ट्स और फ़ोन नंबर्स जो बत्ताखोर हैं वो भी दिए। अब आइए इंतज़ामी मसला। शर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पुलिस यही है। मेरा सवाल ये है, वो 8 दिन जो ऑपरेशन हुआ उसके स्टैटिस्टिक निकाल लें, क्योंकि वैसे UNDP की रिपोर्ट कहती है कि 60% क्राइम रिपोर्ट होता है, और 2007 से और 2005 के दरमियान जो पुलिस का टेन्योर था, इसी पुलिस का टेन्योर था, यही 32,000 पुलिस वाले थे। उस स्टैटिस्टिक को निकाल लें सिंध पुलिस की वेबसाइट पे अभी जाकर, CPLC की वेबसाइट पे अभी जाकर। क्या वजह है कि वही पुलिस है और आज जराइम की तादाद में 250% इजाफा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का रेट सबसे ज़्यादा है। क्या वजह है कि इस सूबे के अंदर कत्लेआम इतना ज़्यादा है कि इसको पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑर्गेनाइजेशन आकर एड्रेस कर रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन इसमें यहाँ ये बनता है, क्या ये शहर पीपल्स पार्टी का नहीं है? क्या ये शहर हमारा नहीं है? क्या ये शहर ताजिरों का या मुल्क की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है? तो यकीनन सियासी तौर पर इस तरह कुछ बाअसर लोग हैं जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं, जिस पे हम आवाज़ उठा सकते हैं। मुमकिन है ये मसलियत से काम ले रहे हो। दिस इज़ द नटशेल। तो ख्वाजा साहब, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब, रहमान मलिक साहब, वजीर आजम साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तमाम लोग सीरियस हैं पाकिस्तान और खासतौर पर कराची की सूरत हाल को बेहतर करने में। इसके बावजूद ये हम देख रहे हैं कि जराइम में मुसलसल इजाफा हुआ है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रखे हैं आपने, मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि ये लोग मुखलिस हैं और सीरियस हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टी, मुझे इनके विश एंड विल पर किसी एक फर्द के ऊपर भी कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल पशेमान हैं कि ऐसा क्या है कि लोग खुलेआम रॉकेट लॉन्चर लेके पुलिस के ऊपर फायर कर रहे हों, हैंड ग्रेनेड लेके घुस रहे हों, खुलेआम फ़ोन कर रहे हों, उनके टेलीफोन 22 ताजिरों को फ़ोन जा रहे हों। ऐसा क्या है कि वो लोग ये भी पे बैठकर और बाकी 50 मुकदमात हो, हेड मनी भी हो और वो गिरफ्तार भी ना हो। ख्वाजा साहब, एक इशू ये है ना, बलूचिस्तान में 65 सीटें हैं असेंबली के अंदर, बलूचिस्तान असेंबली में, और तमाम की तमाम जो है वो हुकूमत के लोग उस पर बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो कि ऑपोजिशन में है। सिमिलरली 167 का गालिबन हाउस है सिंध असेंबली का, 2-3 लोग हैं जो कि अरबाब रहीम साहब के साथ हैं, बाकी सब हुकूमत में है। तो जिस हाउस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होगा, जिस हाउस में ऑपोजिशन नहीं होगी और सब कोalition का हिस्सा होंगे, तो यकीनन गिव एंड टेक तो होगा ना। ये भी एक बड़ा मसला है। नहीं, ये आपका फिलॉसफी इसलिए ठीक नहीं है कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना 8 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गुज़िश्ता 1947 से गवर्नमेंट में है। कोलिशन गवर्नमेंट की तो मिसाल है दुनिया के अंदर। कोलिशन गवर्नमेंट तो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर क्या कर लेगा? बदतर रोक लेगा। वो जो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने क्या किया फैसलाबाद के अंदर, या जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशहाली बना दी है। बात अपोजिशन लीडर की नहीं होती है, बात पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक फोरम की होती है। आज 4 साल 4.5 साल में एटलीस्ट डेमोक्रेसी रन हुई है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से फ्लाइट कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हमारे और पीपल्स पार्टी के लिए
यकसा तौर पर सवालिया निशान होगा और हमें अपने अपने हलकों में इस बात का जवाब देना होगा। अच्छा, ये शमीला फारूकी साहिबा, इनको कॉन्फिडेंस है आपकी तमाम तर लीडरशिप पर, चाहे वफाक की हो या सूबे की हो, बड़ी अच्छी बात है, आपके कोalition पार्टनर भी हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यही पुलिस थी 2005 में भी, 2006 में भी, और उस वक्त का क्राइम रिकॉर्ड देख लें और आज का क्राइम रिकॉर्ड देख लें, क्यों इतना इजाफा हुआ है क्राइम रिकॉर्ड में? देखिए शहजाद साहब, मैंने आपको बोला, अब जब 2005-2006 की बात करते हैं तो आज ये देखिए कि आज 2012 है। मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि उस वक्त की आबादी आज की आबादी में बहुत फ़र्क है। उस वक्त में जो आबादी थी उसमें रोज़गार के हवाले से आप मौके देखें, आज देखें कि आपके पास एक बहुत बड़ी एक स्ट्रीम आ रही है यूथ की, वो रोज़गार मांग रही है। आज ऐसा भी होता है, पिछले सालों में ऐसा भी, ये भी तो आप ही का फेलियर है ना कि मोबाइल के पीछे पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं कर रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो यूथ को जॉब भी नहीं मिल रही, ये भी तो हुकूमत नहीं करना है ना। ये कोई ऐसा मसला तो नहीं है किसी और ने आके हल करना है जिसको। किसी और वक्त बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल पे किसी और वक्त बात करेंगे, उसके बड़े इश्यूज हैं शहजाद साहब, लेकिन बात ये है कि चले ठीक है, लेकिन रोजगार भी तो आप ही नहीं देना है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग भी हैं मुल्क में, रोजगार आप ही नहीं देना है। जो बजट हमने आप ऐसे कह रही है जैसे रोजगार देने का मसला किसी और का है। 5 करोड़ की आबादी है, हमारी कोशिश है कि 90,000 नौकरी और मजीद दें। मतलब हमने किसी को नौकरी से निकाला नहीं है इन 4.5 सालों के अंदर। हमने वो तमाम लोग जो दूसरी गवर्नमेंट्स ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन रखा था, उनको हमने कंफर्म भी किया। आप उसके रेपरकशंस जानते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजम और एक कंफर्म मुलाजिम के क्या जो मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानता हूं और उसके क्या गरीब हुकूमत फाइनेंशियल 90,000 जॉब्स अफोर्ड नहीं कर सकती है। एक गरीब हुकूमत जो है ना, वो 90,000 जॉब्स अफोर्ड नहीं कर सकती है। ना तो हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी है कि वो रोजगार दे, ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। ये मीर अतीक साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल सुन लें, ये मीर अतीक साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करें, लेकिन वो माहौल प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। एक तो मेरा सवाल सुन ले, ये मीर अतीक साहब बैठे हैं ना, बोलते ज्यादा है, बात कम। मेरा सवाल सुन लेना, आप सवाल नहीं सुनती ना। पास मेरा सवाल सुन ले, मैं कह रहा हूं हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है जॉब्स देना। जॉब्स देना जिम्मेदारी है अतीक मीर साहब की, जो आपसे माहौल मांगते हैं, जो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं। जिम्मेदारी है 90% जॉब की जो देने की जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर की है। और मैं आपसे दोबारा ये बात दोहरा रही हूँ कि बेशक इनको हमारी शक्लें पसंद ना हो, ताजिर बिरादरी को, लेकिन हमने हर वक्त अपनी भरपूर कोशिश की है कि इनके साथ ताउन करें, इनके खदशात को दूर करें, इनके जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के खर्चात हैं उनको हम किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन आफ्टरऑल हमारे पास ही महदूद वसाइल है, और मैंने आपसे यही बात की है कि इस शहर में बहुत बड़े मसाइल हैं जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं, और अब वो नासूर बन गए। अब हम नासूर का इलाज करने निकले हैं तो इसमें परेशानियां तो हायल होंगी। अब देखिए यहाँ पर अतीक मीर साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, 30 सेकंड में मुझे अगर ये बता सके कि आपको उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर ये करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। देखें कराची में ये करना चाहेंगे का क्या मतलब है अतीक मीर साहब? ये खुद इन्होंने इलेक्शन लड़ना है 8 महीने बाद, वो कह रही है करना चाहेंगे, क्या मतलब? आप कह रहे हैं जानबूझ के नहीं कर रहे? इलेक्शन लड़ना हो सकता है फिर डील हो जाए, तो इलेक्शन की जरूरत पेश ना है और एक रस्मी तौर पर इंतखाबात हो जाए। देखें वो एक अलग बात है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सिर्फ मैं कराची की तिजारत के लिए, कराची की मार्केटों के लिए, तो फिर आप एक और हड़ताल कर दीजिएगा। सुन लीजिए मेरी, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैं अगर खुदा करे आपके अंदर एहसास पैदा हो, आपको शायद फर्क नहीं पड़ता, डेली बेसिस बेचारे मर जाते हैं, आपको जमहूरियत की सही तशरीह का पता हो, तो फिर आप कराची में अमन पैदा करें, मेरे भाई हमें ना सिखाएं। जमहूरियत के लिए हमारे कायदीन शहीद हुए, छोड़ दें। हम ही रोजगार दे देंगे लोगों को, हम ही नौकरियां दे देंगे, लेकिन दीजिए, कौन मना कर रहा है? आपका काम है 90% एम्प्लॉयमेंट देना, प्राइवेट सेक्टर का काम है। इक़दामात के नतीजे में कराची में लाखों लोग नौकरियों से महरूम हो गए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, तो आप अपनी शर्त पूरी शर्मिला फारूकी साहब और हाइपर होने की बजाय ठंडे दिमाग से अपने वज़ीर आला को समझाएं, अपनी काबीना को कायल करें कि कराची अमन का मुतलाशी है, अमन दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि कराची के हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस तरह तो काम नहीं चल सकता कि कोई घर से निकले उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे मार दिया जाएगा या मैं घर वापस सलामत वापस आऊँगा। कारोबार पे जाते हैं तो पता चलता है कि एक बंदे को मारा, पूरी मार्केट बंद हो गई। और ये बात तो मेरे ख्याल से हज़ारों शोज़ में डिस्कस हो चुकी है कि कितने अरबों का नुकसान हो जाता है, 3-4 अरब रुपये का नुकसान हो जाता है इस मुल्क को अगर कराची जो है वो एक दिन बंद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं फेसबुक पर और ईमेल के जरिए। CNBC से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।